प्रिय छात्रों, आज मैं आपको इतिहास पाठ 5 यात्रियों के नज़रिए से संबंधित विषय वस्तु के अंतर्गत इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूँ। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को अफ्रीका में हुआ था। उसका संबंध सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक समझे जाने वाले परिवार में था। उसका परिवार इस्लामिक कानून तथा शरिया पर विशेषज्ञता रखता था। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। यही कारण है कि उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था। वह नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332-33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान और पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। यहाँ उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था और उसकी ख्याति से आकर्षित होकर इब्न बतूता मुल्तान के रास्ते दिल्ली पहुंचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी अर्थात न्यायाधीश नियुक्त किया। वह इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कुछ समय के लिए कारागार में भी कैद करके रखा गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर हुई तो फिर से उसे राजकीय सेवा में बहाल किया गया। 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट होते हुए आगे बढ़ा और फिर श्रीलंका पहुंचा। मालाबार तट तथा मालदीव के रास्ते चीन पहुंचा वो और चीनी बंदरगाह पहुंचकर चीन की यात्रा की और वो बीजिंग तक पहुंचा। लेकिन वो लंबे समय तक चीन में नहीं ठहरा और 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निर्णय किया और इसके साथ वो वापस मोरक्को लौट गया। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने मत को सावधानी और कुशलतापूर्वक लिखा है। हमें उसके यात्रा वृत्तांत से काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं जो तत्कालीन भारत की विषय वस्तु और वस्तु स्थिति, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता न केवल भारत बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के वैश्विक संचार तंत्र को काफ़ी महत्वपूर्ण मानता है और उसकी काफ़ी विशद व्याख्या करता है। इब्न बतूता ने स्वयं इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर यात्राएं की, विद्वान लोगों और शासकों के साथ समय बिताया। काजी पद पर रहते हुए शहरी केंद्रों और विश्ववादी संस्कृति के बारे में काफ़ी कुछ जानने का प्रयास किया। एक और जहां अरबी, फारसी, तुर्की और अन्य भाषाओं को बोलने वाले लोगों और विचारों, सूचनाओं के व्याख्यानों का आदान प्रदान करते थे, वहीं उसने यहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में भी काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण वर्णन किया है। ख़ासतौर से भारत में इस्तेमाल की जाने वाली पान और नारियल के विषय में काफ़ी आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने विवरण लिखे हैं। इब्न बतूता के वृत्तांत भारतीय शहरों, बाज़ारों, यहाँ की समृद्धि
डाक प्रणाली के साथ साथ दास प्रथा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। यही कारण है कि यूरोपीय इतिहासकारों की तुलना में इब्न बतूता का विवरण काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। इब्न बतूता ने दास प्रथा और डाक प्रणाली के बारे में काफ़ी वर्णन किया है। इब्न बतूता के मुताबिक बाज़ारों में दास वस्तुओं की तरह सरेआम बेचे जाते थे और नियमित रूप से भेंट स्वरूप भी दिए जाते थे। खुद उसने इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि जब वो सिंध पहुंचा तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक के माध्यम से घोड़े, ऊँट और दास भेंट स्वरूप प्राप्त किए। इब्न बतूता के वृतांत से प्रतीत होता है कि दासों में कई कार्य निर्धारित थे। सुल्तान की सेवा में कार्यरत दासियां संगीत और गायन में निपुण थीं। सुल्तान अपने अमीरों पर नज़र रखने के लिए भी दासियों को नियुक्त करता था। दासों को सामान्यतः घरेलू और सैनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। इब्न बतूता ने इन सेवाओं को विस्तार से लिखा है। दासों की कीमत खास तौर पर उन दासियों की जिनकी आवश्यकता घरेलू श्रम के लिए बहुत ही कम होती थी और अधिकांश परिवार जो उन्हें रख पाने में समर्थ थे वो दासों का इस्तेमाल करते थे। दूसरा विवरण दास प्रथा के अतिरिक्त डाक प्रणाली के बारे में। इब्न बतूता भारत की अद्भुत डाक व्यवस्था को देखकर चकित था और उसने विवरण भी दिया है। वो लिखता है कि भारत की डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा 50 दिन में होती थी, वहां गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से 5 दिनों में पहुंच जाती थी। इब्न बतूता के अनुसार भारत में डाक व्यवस्था 2 प्रकार की थी, एक उलुक और दूसरा दावा। मुख्य रूप से अश्व डाक प्रणाली और पैदल डाक प्रणाली के रूप में इसको जाना जाता है। अश्व डाक व्यवस्था या उलुक प्रत्येक 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी। पैदल डाक व्यवस्था या दावा प्रत्येक 3 मील पर अवस्थान से संबंधित था। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी और इसकी प्रक्रिया अद्भुत थी। इसमें प्रत्येक 3 मील पर एक गांव होता था जिसके बाहर 3 मंडप होते थे जिनमें लोग कार्य आरंभ के लिए तैयार बैठे होते थे। उनमें प्रत्येक के पास 2 हाथ अर्थात 40 इंच लंबी एक छड़ होती थी जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। डाक प्रणाली प्रक्रिया में संदेशवाहक शहर से यात्रा आरंभ करता था। वह एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में घंटियों सहित छड़ लिए अपनी क्षमता के अनुसार तेज भागता था और जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनकर तैयार हो जाते थे, जैसे ही संदेशवाहक उनके पास पहुंचता था उनमें एक उससे पत्र लेता था और वह छड़ हिलाते हुए पूरी सामर्थ्य के साथ आगे दौड़ता था। जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता था, पत्र को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए यही प्रक्रिया चलती रहती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्न बतूता ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के साथ साथ 2 प्रमुख क्षेत्रों दास प्रथा और डाक व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ रोचक जानकारी प्रदान करते हैं जो तत्कालीन इतिहास को जानने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।